आज हम लोग पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था यहाँ तक सिविक्स का, नागरिक शास्त्र का आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, जिसमें लोकतंत्र के बारे में हमने पढ़ा था। लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ी थी, लोकतंत्र के कुछ विशेषताएं पढ़े थे, और उसके आगे लोकतंत्र की विशेषताओं में विस्तार से आगे चर्चा करते हुए हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आगे क्या देखते हैं। आप जानते हो कि इसको हम पहले पूरी किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे अच्छे से, और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। उसके बाद इसको एक शॉर्ट फॉर्म में एक नोट्स बनाकर, प्रेजेंटेशन बनाकर फिर से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि लोकतंत्र की विशेषताएं। ठीक, लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने सरल भाषा के साथ परिभाषा के साथ शुरुआत की थी कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। क्या करती है? कौन शासक को चुनता है? जनता चुनती है। और इससे फिर बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे कि जनता कैसे चुनती है, शासक कैसे होते होंगे, किसको शासक कहा जाता है, कौन से ऐसे लोग हैं। बहुत सारे आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जिनको जनता ने नहीं चुना है, लेकिन फिर भी वो ऐसे पदों पर बैठे हैं जहां से शासन चला रहे हैं, जैसे आपके जिले का कलेक्टर हो गया। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, जो आपके सिलेबस में है, आपके पाठ में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? ठीक है, जो परिभाषा में कहा गया है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। जनता मतलब लोग, तो शासक का चुनाव करती है। शासक मतलब वो जो शासन को चलाता है, कानून व्यवस्था को, पूरी व्यवस्था को चलाता है। ठीक है, तो इसके अनुसार आप सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि शासक कौन है, तो उसके बारे में देखते हैं, शासक कौन है। ठीक, देखो, किसी भी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है, और लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, किन लोगों के द्वारा चुना जाना आवश्यक है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों के द्वारा चुने नहीं गए हैं। तो वो ऐसे कौन से लोग हैं जो लोगों के द्वारा नहीं चुने गए हैं लेकिन व्यवस्था में हैं, और वे कैसे फैसले ले सकते हैं, कैसे फैसले वो लोग नहीं ले सकते हैं, तो इसके बारे में जानें। अगली बात है कि किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहा जाता है। अब जनता शासक का चुनाव तो करती है, लेकिन वो चुनाव किस प्रकार का होगा, उस चुनाव का रूप कैसा होगा, कैसा चुनाव होगा जिसको हम लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे, और किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी है, उसमें ऐसी कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उस चुनाव में चुनाव की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए कि उस चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं। अब हमने ये पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग शासकों का चुनाव करते हैं, यानी जनता शासकों का, लेकिन वे कौन से लोग हैं, कैसे लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं, और कैसे लोगों को यह अधिकार होगा कि वो इस योग्य हैं कि अपने शासक का चुनाव करें। ठीक है, या खुद शासक भी चुने जा सकें। अगर कोई व्यक्ति किसी जनता में लोगों के पास ये अधिकार है कि वो अपने शासक का चुनाव कर सकता है, तो उनमें से किसके पास ये अधिकार है कि वो खुद शासक के रूप में चुना जाने योग्य भी हो। तो क्या इसमें प्रत्येक नागरिक की बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? तो इस सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। और सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के कुछ लक्ष्मण रेखाएं होती हैं। लक्ष्मण रेखाएं मतलब कुछ सीमाएं होती हैं कि यहाँ तक वो कर सकता है, इसके आगे नहीं कर सकता है। तो ऐसा क्या किन ऐसी सीमाओं में लोकतांत्रिक शासकों को या सरकार को बंद कर रहना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का भी आदर करना चाहिए? तो आइए इन कुछ उदाहरणों के साथ इन सब बातों पर, जो प्रश्न हमने अभी उठाए या आपके मन में ये प्रश्न चल रहे होंगे, तो इस सब के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, उस पर विचार करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। लोकतांत्रिक सरकार में प्रमुख फैसले किसके हाथ में? निर्वाचित नेता। निर्वाचित मतलब चुना हुआ, जिसको जनता ने चुना है। निर्वाचित का मतलब होता है चुना हुआ, जिसको जनता ने चुना है, जिसको हम और आप चुनते हैं वोट के माध्यम से। ठीक, तो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। अब एक इसके परिप्रेक्ष्य में एक
तो इसके पर हम एक परिप्रेक्ष्य देखते हैं कि एक घटना के बारे में चर्चा किया गया है, उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, आप जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख हुआ करते थे, जो 1999 में उन्होंने तख्ता पलट की, वहां के सरकार को बर्खास्त कर दिया और खुद सरकार के मुखिया हो गए, मतलब सरकार के प्रमुख व्यक्ति हो गए और उस पद को राष्ट्रपति पद किया था, मतलब खुद को राष्ट्रपति बना लिया और जितने भी सरकार के अधिकार थे, जितने भी शक्तियां थी, वो सब खुद में निहित कर ली। वो सारे पावर किसके पास आ गए? परवेज मुशर्रफ के पास। और उससे पहले वो सेना के प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है, तो जब कोई सैनिक या सेना का प्रमुख होता है जो सरकार को बर्खास्त करके खुद के हाथ में ले लेता है पूरी सत्ता को, तो उसको तख्ता पलट कहते हैं। ठीक है, मतलब राज सिंहासन को तख्त कहा जाता था ना, तो उसको पलट दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया, राजा हो गया, एक तरह से राष्ट्र का प्रमुख हो गया, तो तख्ता पलट। 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को क्या किया? लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का क्या किया कि उखाड़ कर फेंका। ठीक, उससे पहले जो वहां पर सरकार चल रही थी, वो सरकार थी, उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे नवाज शरीफ। ठीक है, तो उनकी सरकार को इसने क्या किया? उखाड़ कर फेंक दिया, मतलब सत्ता से बेदखल कर दिया और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी, सबसे हेड और राष्ट्रपति घोषित कर दिया, मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया कि अब से, आज से मैं हूं सब कुछ। ठीक है, बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया था। 1999 में तख्ता पलट किया और खुद को राष्ट्र का मुख्य कार्यकारी घोषित किया, राष्ट्रपति घोषित कर लिया। और 2002 में जब चुनाव की बात आई, लोगों ने, बहुत सारे लोग विरोध करने वाले भी थे, तो उन्होंने एक जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल फिर से 5 साल के लिए बढ़ा लिया था। ठीक है, 1999 में बने, 1999, 2000, 2001 3 साल तक राष्ट्रपति रहे। उसके बाद लोगों में बहुत सारा आंदोलन होने लगा, विरोध होने लगा, तो एक जनमत संग्रह कराया दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो लोग मुझे चाहते हैं। और वो जनमत संग्रह उनकी देखरेख में हुआ, तो आप समझ ही सकते हो कि कितना वो, मतलब कि बिना भेदभाव के या बिना पक्षपात के हुआ होगा। ठीक है, तो एक जनमत संग्रह करा के क्या किया? अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। क्यों? क्योंकि वो वाकई में धोखाधड़ी थी, क्योंकि वो जनमत संग्रह क्या था कि भेदभाव रहित नहीं था। ठीक है, राष्ट्रपति ने खुद ही जनमत संग्रह कराया, तो जो उनके पक्ष में लोग थे उनको उन्होंने कंसीडर किया, जो उनके पक्ष में नहीं थे उसको हटा दिया और दिखा दिया कि देखो सब लोग, ज्यादातर लोग मेरे पक्ष में हैं और मैं ही रहूंगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो वहाँ के जो भी बहुत सारे संगठन होते हैं, पाकिस्तान की मीडिया होती है, मानवाधिकार संगठन और बाकी अन्य लोग जो लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, लोकतंत्र के पक्ष में आवाज उठाते हैं, उन लोगों ने आरोप लगाया कि ये जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है, ये फर्जी है। ठीक है, और बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ियां की गई। ठीक है, तो अगस्त 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान में ही बदलाव कर डाला। ठीक, और इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौज के अधिकारी हैं। और इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। तो क्या किया? जब लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया तो उसने संविधान में एक बदलाव किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के नाम से। ठीक है, और इस ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान में के संविधान में बदलाव किया और क्या ऑर्डर लगाए कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को, राष्ट्रीय मतलब पूरे देश की जो असेंबली होती है वो, जो वहाँ का पार्लियामेंट है, संसद है वो, और प्रांतीय असेंबली मतलब उसके, पाकिस्तान के राज्य को प्रांत कहा जाता है, और प्रांत की असेंबली को, जैसे यहाँ पे हर स्टेट की अलग अलग असेंबली होती है, सरकारें होती हैं, तो वहाँ पे प्रांत की असेंबली को, प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद के कामकाज पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाया जिसकी निगरानी होगी कि कौन सा, किस राज्य का मंत्रिपरिषद के क्या काम कर रहा है, क्या फैसले लेता है, उस पर एक निगरानी रखेगी। और उसके सुरक्षा परिषद के ज्यादा सदस्य कौन से होंगे? फौजी अधिकारी थे, और फौजी, परवेज मुशर्रफ खुद फौज का प्रमुख रह चुका था, तो वो अपने लोगों को निगरानी के लिए नियुक्त करता था। और इससे क्या हुआ कि पूरे देश का कंट्रोल एक तरह से परवेज मुशर्रफ के हाथ में आ गया। तो ये जो
घटना की बात हो रही है, अब आप बताओ कि क्या इस तरह की सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे? क्या इसमें जनता अपनी खुशी से किसी को उसको सरकार चुन रही है? नहीं, वो तो एक तरह से थोपा जा रहा है। ठीक है। और इस कानून के पास हो जाने के बाद क्या हुआ कि प्रांत की असेंबलियों के चुनाव कराए गए। ठीक है। तो अब क्या है कि पूरी तरह से कंट्रोल तो एक व्यक्ति परवेज मुशर्रफ के हाथ में आ गया। राज्य के लोग भी क्या निगरानी ले रहे हैं, क्या फैसले ले रहे हैं, वो सब उसके कंट्रोल में आ गया। और इसके बाद चुनाव कराए गए। तो चुनाव हुए भी चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। ठीक है। अब दुनिया को दिखाने के लिए उसने क्या किया कि हर राज्य में पहले नियम बदल करके फिर हर राज्य में चुनाव करवाया। तो चुनाव हुए तो राज्यों की सरकारें बनी, लेकिन राज्यों के सरकारों के पास जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनके पास इतने अधिकार नहीं थे, बहुत कम। और सबसे सबसे बड़ा पावर और सबसे बड़ी शक्ति, सत्ता का प्रमुख, सर्व सत्ता का सबसे बड़ा आदमी सेना के अधिकारी लोग होते थे, और जनरल परवेज मुशर्रफ उन सब का प्रमुख हो गया। तो यहाँ इस घटना से क्या है, स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ पूरा नाम उसका परवेज मुशर्रफ था। ठीक। जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं। आप इसको क्या लोकतंत्र कहोगे, जहां पर चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ पावर ही नहीं है, और सारे पावर सत्ता का एक आदमी व्यक्ति जो है वो प्रमुख है। चुनाव भी कराए जा रहे हैं तो वो भी काफ़ी त्रुटिपूर्ण हो रहे हैं, उसमें काफ़ी भेदभाव हो रहा है। वो ऐसे मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। स्पष्ट तो इस तरह के जो सरकार है इस तरह की, उसको क्या आप लोकतंत्र कहोगे? तो नहीं कह सकते हैं। वो शुद्ध रूप से लोकतांत्रिक नहीं है, बस दुनिया को दिखाने के लिए चुनाव करवाया गया कि हाँ हम लोकतांत्रिक हैं। परंतु अगर सत्ता का प्रमुख व्यक्ति ही जनता नहीं चुन रही है तो फिर वो लोकतांत्रिक कैसे हुआ? जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है उसको ही पब्लिक नहीं चुन रही है, तो लोकतांत्रिक कैसे हुआ? आप सोच सकते हो। तो उसको लोकतंत्र नहीं कहने के बहुत से कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं हम पाठ में। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया, या पाकिस्तान के लोगों ने परवेज मुशर्रफ का चुनाव किया था? नहीं किया था। तो फिर नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उस पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों, हाँ कुछ प्रतिनिधि चुने, लेकिन वो प्रतिनिधि भी क्या, कठपुतली, उनके पास कोई पावर ही नहीं। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे, क्योंकि उनके पास तो शक्ति ही नहीं थी। वे अंतिम फैसला नहीं, कोई भी निर्णय वो नहीं ले सकते थे अंतिम रूप से, कि ऐसा कोई भी निर्णय नहीं है कि जो उन्होंने लिया और वही फाइनल है। हर फैसले को परवेज मुशर्रफ की सहमति लेनी पड़ेगी, और परवेज मुशर्रफ का जैसा मन होगा वैसा वो फैसला करेगा। उसको लगेगा कि ये सही नहीं है तो उसको निरस्त कर देगा। तो इस तरह के शासन व्यवस्था को आप लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। तो अंतिम फैसला लेना सेना के अधिकारियों के और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा चुने नहीं गए थे। तो ऐसा तानाशाही और राजशाही वाले अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। और इस शासन व्यवस्था को हम जो पाकिस्तान में अभी इस घटना का जिक्र कर रहे हैं, जिस सरकार का जिक्र कर रहे हैं, उसको तानाशाही कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति के पास पूरा पावर होता है कि वो क्या फैसले लेना है, सर देश कैसे चलेगा, नियम कानून सब वही बनाएगा। तो इसको तानाशाही कहते हैं। एक व्यक्ति के हाथ में सारी व्यवस्था है। और राजशाही क्या होता है? उसमें भी एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति होती है, और उस व्यक्ति के बाद देश का प्रमुख कौन होगा? तो उस राजा के खानदान का, या फिर वो राजा जिसको चाहेगा उसको बनाएगा, तो उसको राजशाही कहते हैं। तो तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में ऐसा होता है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अंतिम रूप से फैसला नहीं ले सकते हैं, उनका लिया हुआ फैसला ही फाइनल नहीं होता है। वो उस तानाशाह या जो राजशाही का प्रमुख है उसके पास जाएगा, उसको अगर ठीक लगेगा तो उसको मानेगा, नहीं लगेगा तो बदलाव कर सकता है। तो इसको लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। पर ये दिखावटी रूप से एक लोकतंत्र है कि दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम भी चुनाव करवा रहे हैं, लोग चुने जा रहे हैं, पर वास्तव में ये लोकतंत्र नहीं है। ठीक है। तो जब हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ना शुरू किया था तो यही पढ़ा था कि वास्तविक लोकतंत्र और छद्म लोकतंत्र में हम भेद कैसे कर सकते हैं, दिखाने के लिए, कहने के लिए। क्या चुनाव होना ही, अगर चुनाव से प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं तो वो लोकतंत्र है, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं, अंतिम रूप से नहीं। उसके लिए आपको विस्तार से उसको जानना पड़ेगा। ठीक है। तो वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथों में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। जैसे पाकिस्तान का जो अभी घटना का उदाहरण दिया हमने
कि वहां पर चुनाव तो कराए गए, परंतु असली सत्ता उन पर चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं थी। असली सत्ता परवेज मुशर्रफ के हाथ में थी और सेना के अन्य अधिकारी जिसको परवेज मुशर्रफ नियुक्त करता था, जो कि लोगों के चुनाव से चुने हुए नहीं होते थे। ठीक, तो कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में भी रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। ऐसे लोगों का शासन, ऐसे इस शासन को लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं, और वो विशेषता क्या है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अंतिम निर्णय मतलब जो कि फाइनल निर्णय है, वो निर्णय पूरे देश में लागू होगा। तो ये लोकतंत्र, जो वास्तविक लोकतंत्र है, उसकी एक विशेषता यह होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसकी एक विशेषता क्या होनी चाहिए कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे? वास्तविक लोकतंत्र कहेंगे। तो इसको हमने कैसे समझा? पाकिस्तान की एक घटना का जिक्र करके हमने इसको समझने का प्रयास किया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये है आपका एक बिंदु। अब चिंता मत करो, इस पाठ खत्म हो जाने के बाद हम एक नोट्स बनाकर ये सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक साथ कलेक्ट करके फिर से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले एक बार विस्तार से पूरा किताब के पूरे पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये पढ़ने का अच्छा तरीका है, इससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आगे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। 10वीं के बोर्ड में भी आप काफ़ी इससे सहायता मिलेगी आपको तैयारी करने में। और एक समझ, किताब पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता है कि आपका समझ विकसित होना, चीज़ों को आप समझो, आपके आसपास, आपके देश में, राज्य में, जिला में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं उसको सही ढंग से आप समझ। शिक्षित व्यक्ति होने का मतलब है कि सभी चीज़ों की समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो वो समझ आपको किताब के पढ़ने से आएगी। सिर्फ नोट्स बनाकर, क्वेश्चन का आंसर रटकर आप परीक्षा में तो पास कर सकते हो, पर आपकी बुद्धि विकसित होने, उससे वास्तविक रूप से विकसित होने में थोड़ा सा कठिनाई है। वो ठीक है, कभी हो सकता है कि बहुत लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको समझ होती है, वो चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन बिना किताब पढ़े हुए समझना थोड़ा सा कठिन होता है। तो किताब पढ़कर आप भी या फिर कोई भी व्यक्ति अच्छे से पढ़ेगा तो समझेगा। इसलिए हम लोग किताब को भी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसको एक नोट्स बनाकर, जैसा कोचिंग वगैरह में पढ़ाया जाता है, नोट्स बना दिया, कुछ पॉइंट्स लिखवा दिए, क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया, इसको याद कर लो, ये याद कर लो, तो वो भी हम बताएंगे। लेकिन पहले पाठ को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, पूरा विषय किताब पढ़कर आप खुद से समझ सको आगे की क्लास में। ठीक है, चलिए इधर उधर की बात न करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। लोकतंत्र की पहली विशेषता हमने पढ़ ली, क्या थी कि शासन में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार और शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। अब देखो कि चुनावी मुकाबला क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। इसी पर इस चुनावी जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, इस पर किसी का विशेष प्रभाव या किसी का कम प्रभाव, या किसी के साथ, किसी के पक्ष में अधिक झुकाव, किसी के पक्ष में कम झुकाव, या किसी का विरोध होना, ये सब नहीं होना चाहिए। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए कि लोगों ने जिसको अधिक वोट दिया वो जीतेगा, जिसको कम दिया वो हारेगा। ऐसा नहीं कि चुनाव व्यवस्था है लेकिन निष्पक्ष नहीं है, किसी एक आदमी के फेवर में है, उसको लोगों ने कम वोट दिया, लेकिन किसी भी तरह से धांधली करके उसको विजेता घोषित कर दिया गया। इस तरह से नहीं होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, ताकि वास्तविक रूप से चुनाव को सही ढंग से आयोजित किया जा सके, चुनाव कराया जा सके। ठीक है, आयोजित शब्द कहना उचित नहीं होगा, आयोजन तो किसी कार्यक्रम के लिए होता है। तो इसके लिए भी हम एक घटना का जिक्र करेंगे, जो कि चीन के बारे में थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे और उसके बाद इसको समझेंगे। तो चीन की संसद को कवांगुओ रेमिमिन दाइवियाओ, क्या नाम है यार, ये चाइनीज शब्द है, कवांगुओ रेमिमिन दाइवियाओ दाहुई, ये चीन की संसद को कहा जाता है। चीन, जैसे हमारे यहाँ की संसद, पार्लियामेंट संसद का नाम है संसद। ठीक है, पाकिस्तान के संसद को कहते हैं नेशनल असेंबली। क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। ये कहाँ के संसद को कहते हैं? पाकिस्तान को संसद को। उसी तरह से चीन के संसद को क्या कहते हैं? ये कहते हैं। अब आप पढ़ते रहो। उसका हिंदी में माने होता है राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। ठीक है,
चीन की संसद के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। चीन के संसद के प्रतिनिधियों के लिए हर 5 वर्ष पर नियमित रूप से चुनाव तो होते हैं, ठीक है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। अब ये संसद जो है, जिसमें हर 5 वर्ष पे चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद वहाँ प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और उन प्रतिनिधियों को अधिकार होता है कि देश का राष्ट्रपति नियुक्त करें, देश का राष्ट्रपति चुने कि किसको राष्ट्रपति बनाना है। उसका फैसला संसद के इन सदस्यों जो चुनाव द्वारा चुनकर आते हैं उनके पास ये अधिकार होता है, ठीक है। इसमें पूरे चीन में करीब करीब 3000 सदस्य हैं। किसमें? चीन की संसद में करीब कितने सदस्य हैं? 3000 सदस्य हैं। और कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। इन 3000 सदस्यों में से कुछ सदस्यों का चुनाव लोग करते हैं, कुछ सदस्यों का चुनाव सेना करती है। और चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। बस देखो, यहीं पे झोल हो गया। क्या हो गया कि हर व्यक्ति चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसको चीन की ये कम्युनिस्ट पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी है, जैसे भारत में भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बिहार में या फिर देश भर में भी लालू यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और अन्य बहुत सारी पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड, इस तरह से बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। उसी तरह से चीन में राजनीतिक पार्टी है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। तो कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? इस संसद के सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है, उसकी मंजूरी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से लेनी पड़ती है। 2002-3 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली थी। अब हर कोई स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं लड़ सकता है। जिसको ये पार्टी कहेगी, अनुमति देगी कि तुम लड़ सकते हो, वही लड़ेगा, जिसको नहीं कहेगी उसको नहीं। तो ऐसा 2002-3 में हुआ था। जो 2002-3 के में चुनाव हुए थे उसमें चीन की सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध, मतलब उससे जुड़े हुए कुछ अन्य छोटी पार्टियां थे, उनके सदस्य ही को ही चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी, बाकी लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की, तो इसीलिए क्या होता है कि सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी। अब जो व्यक्ति संसद के सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है वो कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी मंजूरी किसको देगी? ऐसे व्यक्ति को देगी जो उसका समर्थन करेगा। तो जब उसके समर्थन वाले लोग ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उसमें से कोई जीतेगा भी उसके समर्थन का ही, उसका कोई समर्थक ही। तो वो समर्थन किसका करेगा जीतने के बाद? कम्युनिस्ट पार्टी का ही करेगा। क्योंकि अगर मैं किसी को भेज रहा हूँ कि मैं किसी को चुन रहा हूँ कि तुम चुनाव लड़ सकते हो, तुम नहीं लड़ते हो, मैं किसको चुनाव लड़ रहा हूँ? जो मेरे तरफ का होगा, मेरा समर्थक होगा, मेरा जो साथ देगा। अब सभी जो लड़ रहे हैं वो सभी वही हैं जो मेरे साथ देने वाले हैं, तो जीत कर भी आएंगे वो मेरे ही साथ देने वाले। तो फाइनली जो सरकार चुनी जाएगी वो तो मेरे मन का ही होगा ना। तो एक उदाहरण के लिए मैंने बताया। तो इस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ही आदमी को चुनती है कि चुनाव कौन लड़ सकता है, तो जो जीत कर आएगा वो भी तो उसी का आदमी होगा। तो फिर इसीलिए हमेशा चीन में सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, किसी दूसरी पार्टी की बनती ही नहीं। तो क्या आप इसको लोकतंत्र कहोगे? नहीं कह सकते, क्योंकि चुनाव तो निष्पक्ष नहीं हो रहा है ना, स्वतंत्र रूप से नहीं हो रहा है ना। पहले ही डिसाइड हो गया कि कौन लड़ सकता है कौन नहीं लड़ सकता है, तो लड़ेगा ही वही जो डिसाइड करने वाला है, वो अपनी तरफ के लोगों को लड़वाएगा। तो हमेशा एक ही पार्टी की सरकार चीन में रहती है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक। 1930 में आजाद होने के बाद से मेक्सिको में हर 6 वर्ष में राष्ट्रपति चुनने का चुनाव होता है। अब देखो, ये चीन के घटना के बारे में हमने अभी जान लिया, ठीक है, चीन का क्या दृश्य है। अब एक और देश की बात करते हैं जो मेक्सिको। ये सब उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन उदाहरणों के आधार पर हम लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होनी चाहिए फैसले पर पहुंचेंगे, उस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो ये जो चीन वाली बात थी, इससे क्या साबित हुआ कि चीन में तो वास्तविक लोकतंत्र है ही नहीं, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण समझते हैं। 1930 में मेक्सिको आजाद हुआ, एक देश है मेक्सिको, ठीक है, वो 1930 में आजाद हुआ। वहां पे जैसे अपने यहाँ 5 वर्ष पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वैसे वहां पे 6 वर्ष पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। अब देखिए, देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई है, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई, एक इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी एक पार्टी है। हाँ, तो अभी हम लोगों ने देखा कि मेक्सिको के बारे में अभी पढ़ रहे थे। मेक्सिको एक देश है जहाँ पे 2000 तक तो एक ही पार्टी पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी ही उसी को जीत मिलती थी। और विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे। जो बाकी दल थे, जो सरकार में रहता है उसको सरकार पक्ष कहते हैं, और बाकी जितने भी दल होते हैं उनको क्या कहते हैं? विपक्षी। तो विपक्षी दल भी चुनाव में तो हिस्सा लेते थे लेकिन कभी जीत नहीं हासिल कर पाते थे।
क्योंकि लोग उनको नहीं चुनते होंगे। ठीक है, चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई कुख्यात थी। कुख्यात का मतलब नकारात्मक रूप से जो विख्यात होता है, लोगों में जाना जाता है, उसको, उसके लिए हिंदी में एक शब्द है कुख्यात। विख्यात का मतलब होता है क्या? विख्यात मतलब होता है कि बहुत प्रसिद्ध, लोगों में सब लोग जिसको जानते हैं सकारात्मक रूप से। और कुख्यात का मतलब होता है कि सब लोग जानते तो हैं लेकिन उसको, उसकी एक इमेज, उसकी जो छवि है वो नकारात्मक है, खराब वाली छवि है। ठीक है, उसको कुख्यात कैसे, जैसे कोई अपराधी होता है, नामी गिरामी अपराधी, उसको जानते तो बहुत लोग हैं कि हाँ उस जगह पे एक गुंडा है, लेकिन उसको अच्छा कोई नहीं मानता है, तो उसको कहा जाता है कुख्यात। लेकिन कोई कोई बहुत अच्छा वैज्ञानिक हो, कोई बहुत अच्छा शिक्षाविद हो, तो वो उसको विख्यात कहा जाता है, क्योंकि वो सकारात्मक, सभी लोग जानते हैं और उसको अच्छे रूप में जानते हैं, तो उसको विख्यात कहते हैं। ये शब्द है ये हिंदी के। इन शब्दों का प्रयोग भी धीरे धीरे आप सीखोगे, क्योंकि जब आप सामाजिक अध्ययन किताब विषय का उत्तर लिखते हो तो अच्छे शब्दों का और जो सटीक शब्दों का प्रयोग करने से अच्छे अंक मिलते हैं, जो आपको आगे बहुत सहायक साबित सिद्ध होगा। ठीक है, तो इन सब किताब पढ़ने से आपको ये सारी एबिलिटी भी डेवलप होती है अच्छे से पढ़ने से, कि आपको लिखने का तरीका समझ में आएगा कि उत्तर कैसे लिखा जाता है, और बढ़िया उत्तर की, क्योंकि सामाजिक अध्ययन में क्या है, एक ही चीज का उत्तर बहुत लोग अपने अपने तरीके से लिखेंगे, अलग अलग शब्दों में लिखेंगे, लेकिन जो बहुत अच्छा और प्रभावी होता है उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुख्यात एक शब्द हुआ उसके बारे में। तो वो जो सर पीआरआई पार्टी थी वो कुख्यात थी, किसी भी तरह से हर तरह के हथकंडे अपनाकर जैसे तैसे करके वो चुनाव जीत ही जाती थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। अब जो सरकारी नौकर है, जो सरकारी नौकरी कर रहा है, उन सब के लिए जरूरी था कि जो वहाँ की सरकार की पार्टी है, वहाँ उस पार्टी के बैठकों में जाना, उसकी रैलियों में जाना मैंडेटरी था, जरूरी था। अगर नहीं जाएगा तो उसके खिलाफ सरकार कोई एक्शन लेगी, हो सकता है उसको नौकरी से निकाल दे। जैसा कि भारत में ऐसी मजबूरी नहीं है, आप भले सरकार के नौकर हैं लेकिन आपकी मर्जी हो तो किसी सरकार का समर्थन करें या न करें, किसी पार्टी का समर्थन करें या न करें, विरोध करें कि वोट किसी को भी दें, पूरी आज़ादी है भारत में। लेकिन ऐसा मैक्सिको में नहीं था, क्योंकि भारत में वास्तविक तौर पर लोकतंत्र है, इसीलिए इतनी आज़ादी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब था कि सरकारी स्कूलों के अध्यापकों, सरकारी स्कूल के जितने भी अध्यापक होते थे अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से पीआरआई के लिए वोट देने को कहते थे। अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं, वो उन बच्चों को वहाँ के शिक्षक क्या कहते थे कि अपने माता पिता से कहो कि इसी जो पार्टी सरकार में थी, रहती आ रही थी पीआरआई, उसी को वोट देना है। ठीक है, तो ऐसा भारत में तो आप किसी शिक्षक को क्लास में नहीं कहते सुने होंगे, वो कहना भी गलत है कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना। वो व्यक्ति अपनी मर्जी से जिसको मर्जी होगा उसको चुनेगा। लेकिन कोई और आपको सरकारी, कोई सरकारी अधिकारी या अध्यापक तो सरकारी स्कूल का टीचर आकर नहीं कहेगा, क्लास में बच्चों को नहीं कह सकता है कि किसको वोट देना है। तो वहां पे ऐसा होता था। ठीक है, मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज करती थी। मीडिया भी सरकार के ही पक्ष में रहा करती थी हमेशा। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों की एक जगह से, मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरे जगह पर रख दिया जाता था, मतदान केंद्र ही बदल दिया गया। या उन सरकार में जो पार्टी है उसको लगा कि यहाँ पर मतदान केंद्र होना मेरे फेवर में नहीं है, तो उसको क्या किया, उठाकर कहीं और डाल दिया, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। अब कहीं पे है कि उस पार्टी के, जो सरकार में पार्टी है उसके पक्ष के लोग नहीं है वहां पर, उसके विरोध वाले लोग हैं, तो वहां पे चुनाव केंद्र है जो बहुत दूर कर देगा, वहां से 200 किलोमीटर दूर कर देगा। अब लोग वोट डालने जाएंगे ही नहीं, तो उनके जो विरोध वाले लोग हैं वोट उन्होंने वोट दिया ही नहीं, तो फिर जिन्होंने वोट दिया वो उनके पक्ष वाले लोग थे, वही जीतेंगे। तो इस तरह से अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते थे और पीआरआई पार्टी ही चुनाव जीतती थी, उसके उम्मीदवार जीतते थे, या फिर वो फिर चुनाव अभियान पे भी बहुत सारे पैसे खर्च करते थे और अलग अलग तरीके से किसी तरह से चुनाव जीत जाते थे, जो कि ये तरीका गलत था। ठीक है, तो अब हमने 3 जगह के बारे में पढ़ लिया, 2 जगह के बारे में इस सेक्शन में पढ़ा, एक तो चीन के बारे में और एक मेक्सिको के बारे में। ठीक है, अब इन सारी चीजों को जानने के बाद, सुनने के बाद आप निर्णय करो, क्या ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों के द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण आप मान सकते हो? क्या ये इस तरह से जो मेक्सिको में होता था या जो चीन में होता है, उसको आप इस तरह की चुनावी प्रक्रिया को आप ये कह सकते हो कि हाँ लोगों के द्वारा शासक चुने जाने की प्रक्रिया है? नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसमें लोगों को तो कहाँ, लोगों को तो तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं कि लोग स्वतंत्र रूप से सरकार को न चुन सके, अपने मन के आदमी को न चुन सके जिसको जनता चाहती है, वो इस तरह से बाधित किया जाता है। तो इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ काफी सारी, ऐसा नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर काफी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में क्या है,
कि चीन के चुनाव में तो लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं है। चीन के चुनाव में क्या है कि वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो जिसको कहेगी वही तो चुनाव लड़ पाएगा, और वही चुनाव लड़ पाएगा तो लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं है कि हम किसी और को चुन सके, क्योंकि कोई और लड़ ही नहीं रहा है चुनाव। तो ये समस्या थी कि उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, और लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवार को ही वोट देना होता था। मान लो कि आप जिसको नहीं, एक ही आदमी वही खड़ा है, या दो खड़ा है, दोनों एक ही पार्टी का है, अब उसी दोनों में से किसी को दोगे ना, आप उसको, आपको वो पार्टी पसंद ही नहीं है तो क्या करोगे, या तो वोट नहीं डालोगे या फिर उसी दोनों में से किसी एक को दो। नहीं डालोगे तब भी वही जीतेगा, किसी एक को दोगे तो उसी की पार्टी जीती। तो कोई विकल्प ही नहीं है वहाँ के लोगों के पास। तो क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। वास्तव में चुनाव स्वतंत्र होना चाहिए, जिसको मर्जी है वो जो दल है वो चुनाव लड़ सके और उसमें से लोगों को चुनने का विकल्प होना चाहिए, ठीक है। और मेक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को तो विकल्प है, लेकिन असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वो तरह तरह से हथकंडे अपनाए जाते थे कि दूसरे पार्टी को लोग वोट डाल ही ना सकें, ठीक है। तो किसी भी तरह वहाँ का शासक दल जो है, शासक दल मतलब जो शासन में, सरकार में जो पार्टी है, वो पार्टी, वो दल को पराजित नहीं किया जा सकता था। लोगों के चाहने पर भी वहाँ पर जो शासन में पार्टी है उसको नहीं हरा सकते थे। वहाँ पर चुनाव निष्पक्ष नहीं थे, ठीक है। तो इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक और विशेषता को जोड़ सकते हैं, एक और गुण जोड़ सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता है। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्प के बीच चुनने की सुविधा लोगों को होनी चाहिए, कि स्थिति होनी चाहिए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि लोग एक से अधिक विकल्प उनके पास उपलब्ध हों। जैसा कि भारत में होता है कि आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारी चुनावी पार्टियां हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उसमें से आपको जो अच्छा लगे उसको चुनो। तो ऐसा होना चाहिए कि स्वतंत्र रूप से राजनीतिक विकल्प उपलब्ध हों, जिसमें से व्यक्ति अपने पसंद से लोगों का चुनाव कर सके, ठीक है। अब ऐसा क्या चीन जैसा कि एक ही पार्टी का कोई भी आदमी लड़ेगा? पहले ही मान लो कि भारत में ऐसा हो जाए कि कांग्रेस पार्टी है, अब चुनाव वही आदमी लड़ेगा जिसको कांग्रेस पार्टी अनुमति देगी, तो फिर बाकी पार्टियां तो गई काम से। तो आप किसी को वोट दोगे, जीतेगी कौन? कांग्रेस पार्टी। सेम वही चीज, मतलब एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, इसको सबसे मतलब कोई भी एक राजनीतिक दल ऐसा मानो। तो ऐसा कहाँ था? चीन में। वहां की पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, तो चुनाव वहां वही लड़ेगा जिसको कम्युनिस्ट पार्टी कहेगी कि आप चुनाव लड़ सकते हो, जिसको अनुमति देगी, तो जीतेगा भी फाइनल रूप से, क्या अंतिम रूप से, वही। तो इसको आप वास्तविक चुनाव नहीं कह सकते, ठीक है। चुनाव के लिए हम यहाँ पर क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव होना ही पर्याप्त नहीं है, चुनाव का सही ढंग से होना आवश्यक है। और चुनाव में एक से ज्यादा वास्तविक, असली राजनीतिक, सिर्फ नाम के नहीं, वास्तविक राजनीतिक विकल्प उपलब्ध होने की स्थिति होनी चाहिए, ठीक है। तभी तो लोग चुनाव कर सकते हैं। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहें तो शासन में जो दल है उसको गद्दी से उतार सके, सरकार से बाहर कर सके, और किसी और को सरकार में बिठा सके अपने वोट के माध्यम से। ऐसा लोगों के पास विकल्प होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक और विशेषता लोकतंत्र की हम समझते हैं क्या, कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत और हार के अवसर समान हो। बराबर रूप से उनके पास अवसर है कि वो जीत भी सकते हैं अगर लोगों ने चुना तो, और हार भी सकते हैं अगर लोगों ने नहीं चुना तो। समान रूप से किसी और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी ये अवसर है कि अगर लोगों ने उनको चुन लिया तो वो जीत सकते हैं। तो लोकतांत्रिक चुनावों के बारे में हम अध्याय 3 में और विशेष रूप से जानेंगे। ये थी लोकतंत्र की दूसरी विशेषता, कि वहां पर चुनाव स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, ताकि सरकार में जो लोग हैं उनके लिए भी, और सरकार से बाहर जो लोग हैं उनके लिए भी हार और जीत के अवसर समान हो, बराबर हो, ठीक है। तो ये एक चीज भी हमने समझी, एक विशेषता। तो इसको आज यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो दूसरे बार में पढ़ना। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? लोकतंत्र क्या और क्यों और कैसे, लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। लोकतंत्र एक शासन की पद्धति है जो देश में, अब इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था। अगर दिक्कत हो तो आप वो वीडियो फिर से देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो शासन पद्धति है लोकतंत्र, जो कि दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, अभी सबसे अधिक प्रचलित है, परंतु हर जगह वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। कहीं कहीं पे छद्म रूप से कहने को लोकतंत्र है पर वास्तव में लोकतंत्र नहीं है। तो इस पाठ में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में लोकतंत्र जो होता है वो कैसा होता है, और फर्जी वाला, झूठा वाला जो होता है वो कैसा होता है। तो वास्तविक लोकतंत्र में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वहां पे हमने ये एक चीज पढ़ी।
तो इसको आज हम यहीं तक रखते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा पढ़ने से आप बोर होने लगोगे, हो सकता है कि आपको मज़ा नहीं आए, तो छोटा छोटा करके पार्ट में पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा, आपको याद भी रहेगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अब इससे आगे की चीज़ समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।